जैसे अंबानी जिस लेवल पे हैं और मेरी भी सेम अगर मूलांक 1 है, मेरी राशि भी वही है, जो फाइनेंशियली प्रोफेशनली ग्रोथ है सेम होगी। आपको दिशा दे सकती है। ज्योतिष शास्त्र कभी भी आंकड़ा नहीं बताता है। तो 70 से 80% प्रेडिक्शन ही सही होते हैं। और 100% तो नहीं हो सकता। अगर 100% हो जाएगा तो वो ईश्वर बन जाएगा, वो देवता बन जाएगा ना। वो देवता की आज्ञा को बताने वाला एक कुरियर बॉय है ज्योतिषी। एक बहुत आसान उपाय है, गाय के साथ में थोड़ा सा समय बिताना, गाय को कुछ फीड कराना। स्ट्रीट डॉग्स को कुछ अगर आप फीड कराते हो तो आपके शनि राहु इससे ठीक होते हैं। जो गाय की पीठ का आप देखेंगे कि उठा हुआ भाग रहता है, उस पर हाथ फेरने से आपके गुरु ठीक हो जाते हैं। जिनको शादी में प्रॉब्लम आ रही है वो गौसेवा कर सकते हैं। कुछ ऋषियों के मत में ये मृत्यु की सूचना को भी प्रदर्शित करती है। मृत्यु ज़रूरी नहीं है कि सांसों का बंद हो जाना। आप बताइए कि परेशानियां या समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती, और हर कोई इसके हल ढूंढ रहा है, हर कोई इसके हल के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने जब अपने किसी मित्र से अपनी इस परेशानी के बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी डिविनेशन एक्सपर्ट से मिल लूँ। अब मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात की, उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी परेशानियों की जो वजह है वो मेरे ग्रह नक्षत्रों और मेरे तारों की स्थिति में बदलाव या परिवर्तन की वजह से है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसे ग्रह नक्षत्र या तारों का परिवर्तन पूरी स्थिति बदल देता है, कैसे हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। नमस्कार, शुद्ध लोकल बिजनेस के आज के इस एपिसोड में मैं शैली। तो आज हम आपको लेकर आए हैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष कार्यालय में, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एस्ट्रोलॉजर यश राज तिवारी जी से, और वो सारे सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए हम सर से ही बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम यश राज तिवारी है। मैं ज्योतिष की फील्ड में लगभग पिछले 4 सालों से 2020 से हूँ, और एजुकेशन के रूप में यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मेरी इंजीनियरिंग हुई है। साथ ही साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हो तो अचानक से यहाँ पर आना हुआ। बचपन से ही रुचि थी, फिर इसके बाद इसमें भी सर्टिफिकेशन पढ़ाई होती है। आज के टाइम पे डॉक्टर BV रमन के नाम से यूनिवर्सिटी होगी, आपने सुना होगा, भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। वहाँ से मैंने ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद यानी कि बैचलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड मास्टर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की हुई है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिर ये ज्योतिष शास्त्र क्या है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र हमारे वेदों में, आपने सुना होगा वेद से ही हर एक चीज़ की उत्पत्ति हुई है। और कहा जाता है वेदो नारायण साक्षात, वेद नारायण के समतुल्य है। और जो ज्योतिष है वो वेद नाम चक्षु, वेद का नेत्र है। अब नेत्रों का क्या काम होता है? दिखाना। तो ज्योतिष भी इसी तरह से हमको प्रत्येक परिस्थिति को, एक व्यक्ति की परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। अब वेदों का नेत्र कहा गया है, और वेद को नारायण के इक्विवेलेंट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ये आपको आध्यात्मिक पाठ तो दिखाएगा ही, बट नारायण के साथ सदैव लक्ष्मी होती हैं, तो आपको भौतिक पाठ भी दिखाता है। तो सर, ये तो हुआ कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। अब मेरा सवाल यह है कि ज्योतिष शास्त्र क्या नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ज्योतिष शास्त्र क्या है, ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपने किया। ज्योतिष शास्त्र क्या नहीं है, जो आज के समय में हो रहा है वो नहीं है बिल्कुल भी। 2 टीम्स का मैच है, कौन उस मैच को जीतेगा ये ज्योतिष कभी नहीं बताता। कोरोना की दवाई कब बनेगी, ये बहुत क्वेश्चन चल रहा था 2020 में। कई ज्योतिषियों ने इस पर अपने वीडियोस बना करके अपलोड किए थे। ये ज्योतिष कभी नहीं बताता। किस कंपनी का शेयर कब राइज करेगा, ये ज्योतिष कभी नहीं बताता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को बता रहा है तो वो 99% तो एस्ट्रोलॉजी है, और उसमें जो 1% एस्ट्रोलॉजी बची वो यही है कि वो बताने वाला व्यक्ति स्वयं को एस्ट्रोलॉजर बता रहा है। सर, कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो ज्योतिष मतलब ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजी, ये सब कमाई का ज़रिया बन चुका है इस समय, और कई लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कमाई का ज़रिया तो बनाना ही होगा, कैसे नहीं बन सकता। सबसे बड़ी चीज़ है, यदि आप किसी चीज़ को कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को कर रहा है तो वो इनकम के लिए कर रहा है। अगर गलत तरह से आप उसको कर रहे हो तो वो कमाई का ज़रिया फिर गलत तरीके से। हर चीज़ में देखिए, हर एक फील्ड में मिलावट है। किस फील्ड में मिलावट नहीं है आप ये बताइए। ज्योतिष में लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम ज़्यादा आगे आ जाता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अंधविश्वास के रूप में जो लोग अंधविश्वास के रूप में इसको जुड़ते हैं उनको अंधविश्वासी ही मिल जाते हैं। आपको पहले प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि ये ज्योतिषी ठीक है या नहीं, उसके बारे में आप जानो। मैं ज़्यादातर सलाह देता हूँ कि आप रेफरेंस के थ्रू एस्ट्रोलॉजर्स से मिलें। अंधविश्वास वो होता है जहाँ पर, देखिए, विश्वास और अंधविश्वास में भी धागे मात्र का ही फ़र्क है। जहाँ पर आपको ये लगने लगे कि
पल में चुटकी बजेगी और परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, वहाँ पर अंधविश्वास का जन्म होता है। ज्योतिष, मैंने बताया ना, नेत्र सिर्फ दिखाते हैं। अगर आपको खाना खाना है, आपको खाना वहाँ पर दिख रहा है, चल कर के आपको ही जाना होगा। ज्योतिष आपको शो करता है। कभी भी किसी भी चीज़ को बदलने की बात ज्योतिष ने नहीं की है। जहाँ भी आपको समझ में आए कि यहाँ पर बदलने की बात हो रही है, वहाँ पर अंधविश्वास है। आप ऐसे इसको देख सकते हो। तो सर, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह ज्योतिष केंद्र खुल गए हैं, ऑनलाइन भी कई ऐप्स अवेलेबल है, डिजिटली हमको सभी चीज़ें मिल रही हैं। सो कई लोग ऐसा बताते तो हैं कि देखिए ऐसा कर लीजिए, इसको बदल दीजिए, या आप ये गलत चल रहे हैं, ये मतलब ग्रह नक्षत्रों की जो भी परिवर्तन है। तो क्या वो ज्योतिष शास्त्र नहीं है, और हम कैसे माने कि सामने वाला जो भी हमसे कह रहा है वो सच है, या वो सच में ज्योतिष शास्त्र है? ये हम एज अ नॉर्मल पर्सन कैसे यकीन माने? देखिए, सबसे पहले तो यही बात है कि आप रेफरेंस के थ्रू वहाँ पे जाइए। दूसरी चीज़, जब भी आप ज्योतिषी के पास में जाते हो, ज्योतिष में अगर आपने जन्म कुंडली देखी होगी तो एक स्क्वायर होता है, उसमें 12 भाव होते हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय आकाश की तस्वीर को क्लिक करके रख लिया जाता है, वही जन्म कुंडली है, और जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत वो नहीं बदलती। महादशाएं बदलती हैं, जिससे हम कहते हैं कि अच्छा समय या बुरा समय। महादशाओं के हिसाब से परिवर्तन आता है व्यक्ति की लाइफ में। आप उस एस्ट्रोलॉजर से ये पूछ सकते हो, सबसे पहले तो आप उसके सर्टिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप थोड़ा सा उनसे पास्ट के विषय में पूछ सकते हो। आप ये पूछ सकते हो कि आपकी मैरिड लाइफ की क्या स्थिति है। अच्छा, कुछ लोग इसमें मैंने देखा, आजकल आप देखेंगे कि बहुत से एप्लीकेशंस हैं, लाइव सेशंस भी चलते हैं, तो कई जगह तो क्लाइंट्स की भी गलती होती है कि वो जाते हैं, ऑलरेडी मैरिड है, अब ज्योतिषी से पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। तो क्योंकि कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हो तो वो भी लगभग मैक्सिमम आपको आधे घंटे का समय देगा। अब वो उसमें आपकी पास्ट की दशाओं पर कई बार नहीं जाता है। वो देख करके समझ में आता है कि इसकी जो शादी है वो 22 में हो जानी चाहिए थी, 24 में, 26 में, बट कई बार नहीं भी हो पाती है। तो आप प्रेजेंट सिचुएशन के विषय में पूछिए, पास्ट के बारे में थोड़ा सा पूछिए। अगर आपको वो चीज़ें ठीक लगती हैं तभी आप फ्यूचर को सही मान सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट गलत लग रहा है, पास्ट गलत लगता है, जैसे मैं बताता हूँ तो मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ बता देता हूँ कि ये हेल्थ इश्यूज़ आपको होने चाहिए। अगर वो आपको ठीक लग रहे हैं, जैसे विटामिन डी की कमी, जिसकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, विटामिन डी की कमी उसकी बॉडी में देखने में मिलेगी। अगर आपने बताया किसी को कि आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो समझ जाएगा, विश्वास आएगा उसको। तो एस्ट्रोलॉजर को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा पास्ट और थोड़ा सा प्रेजेंट बताए, और क्लाइंट को भी थोड़ा सा प्रेजेंट पर ज़्यादा फोकस करके फिर बाद में फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। तो सर, जैसे कैसे किसी को देखकर या कुछ नंबर्स के थ्रू हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं? देखिए, किसी को देखना, वहाँ पर आता है फेस रीडिंग, नंबर्स के थ्रू आता है अंकशास्त्र। ये सब ज्योतिष शास्त्र का ही पार्ट है। अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कि हम कहते हैं अगर कोई मीन लग्न का व्यक्ति है तो मीन लग्न या मीन राशि से जो प्रभावित है तो उसका चेहरा जो है वो थोड़ा सा राउंड शेप का होगा, चबी बॉडी टाइप हो सकता है, गोल मटोल देखने में हो सकता है। हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हैं कि इस लग्न से बिलोंग करता है। अब गुरु का नंबर है 3, बट न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत ऊपर से गणनाएं हैं, तो न्यूमरोलॉजी से आप किसी के फेशियल स्ट्रक्चर के विषय में नहीं बता सकते। उसके साथ यदि आप रहते हो, उसके नेचर, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लगता है, तो हो सकता है सूर्य मंगल 1 या 9 मूलांक से वो प्रभावित हो। और अगर देखने की बात है, फेस रीडिंग की बात है, तो फेस रीडिंग के एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, उसमें काफ़ी वो लगता है। इसमें सामुद्रिक शास्त्र का भी आता है कि किसी के कान छोटे हैं तो अलग कहानी होती है, कान बड़े हैं तो वो व्यक्ति, जैसे कान छोटे को अक्सर कंजूस बोल दिया जाता है, और कान अगर बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल खोल करके खर्च करने वाला, बट ऐसा नहीं होता है। कान छोटे वाले व्यक्ति भी जो है वो सौभाग्यशाली होते हैं, और कान बड़े वाले व्यक्ति भी थोड़े ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ये देखने में आता है। दांतों के बीच में अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो ऐसा व्यक्ति मैनिपुलेटिव होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मतलब दांतों के बीच में अगर गैप को आप देखो, ये लग्न में राहु का सिम्टम है, ऐसा व्यक्ति मैनिपुलेटिव होता है बट मास्टरमाइंड होता है, सौभाग्यशाली होता है। अगर फीमेल्स के दांतों के बीच में अगर होल्स होते हैं तो घर में लड़ाई का कारण वो ज़रूर बन सकती हैं, बट घर को बहुत अच्छे से चलाने वाली भी सिद्ध होती है। सर, जैसे आपने अभी कहा कि राशि, मीन राशि की बात की, और उनका स्ट्रक्चर चबी होते हैं, मतलब मेरा भी देख सकते हैं, थोड़ा चबी हूँ, गोल फेस है, तो लेकिन मेरी राशि तो वृषभ है सर। सो यही मैंने कहा ना कि ये हम बहुत ऊपर से देख रहे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में आपके लग्न या लग्नेश को गुरु ने देखा हो, मीन राशि गुरु की राशि हो, गुरु का स्वभाव है शरीर को फुला देना, तो हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व से गुरु का संबंध हो। हम न्यूमरोलॉजी से बेसिक चीज़ें बता सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं।
इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर 32,000 से ऊपर के कॉम्बिनेशंस आते हैं, तब जाकर के एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और अगर आप और इसको टेक्निकल टर्म्स में जाओ तो लग्न, लग्नेश, राशि, राशीश और लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, इससे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सिर्फ एक नंबर से, क्योंकि अगर 9 मूलांक में तो फिर सब एक से ही हो जाएंगे ना देखने में। 9 तरह के कॉम्बिनेशंस तो नहीं होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की हाइट बहुत कम है, तो ये बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर तीसरा पार्ट आता है देश, काल और परिस्थिति का। इंडियन पर्सन अगर वो मेष लग्न का है तो इंडिया में उसकी हाइट नॉर्मली 5'6" से 5'9" के बीच में होगी, बट अगर अफ्रीका में होगा तो भी यही हाइट होगी क्या? वहाँ तो 6 को क्रॉस करेगा ना। तो देश, काल और पात्र ये देखना होता है, इसके बाद में गणनाएं होती हैं। तो सर, जैसे हम बात करें कि कुंडली या राशि में ऐसे वो क्या योग हैं जो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ दिखाते हैं, या शादी विवाह या कोई लव मैरिज? मुझे लगता है ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछते होंगे। तो ऐसे वो कौन से योग हैं सर? देखिए, ज्योतिष में कर्म के कारक के रूप में तो शनि को देखा गया है, बट आप देखिएगा कि ज़्यादातर काम जो होते हैं वो दिन में होते हैं और एनर्जी के साथ में होते हैं। तो सूर्य और मंगल, इन 2 ग्रहों की स्थिति को सबसे पहले देखना होता है। इसके बाद में जो भी काम होता है वो बुद्धि से होता है, तो बुध को देखना होता है। गुरु, ज्ञान हर चीज़ में आवश्यक है, गुरु को देखना होता है। शनि को देखना होता है। इन 5 ग्रहों के आधार पर करियर का डिसीजन लिया जाता है। अगर सूर्य और मंगल प्रोमिनेंट है तो हो सकता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। बुध और गुरु प्रोमिनेंट है तो गुरु के प्रोमिनेंसी में वो एजुकेशन की फील्ड में जा सकता है, बुध की में वो ज्योतिष में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, मीडिया में, अकाउंटेंसी में। या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो लोग जो बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो कि अपने बुद्धि की वजह से पहुँचे हैं, उनकी कुंडली में बुध का प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, टेक्निकल की लाइन में हो, रेलवेज़ की लाइन में जाना चाहते हो तो शनि का प्रभाव वहाँ पर होता है। हर एक ग्रह अलग अलग प्रोफेशंस को दिखाता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए राहु बहुत ज़रूरी है। राहु जब प्रभावशाली होता है तभी ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल हो पाता है। तो अलग अलग प्लैनेट्स। अब ये हो गई करियर की बात। अगर शादी के विषय में विचार किया जाए तो विवाह का कारक हमेशा गुरु है। अगर किसी की भी शादी नहीं हो रही है तो हो सकता है उसकी कुंडली में गुरु ठीक ना हो। मेल के केस में पत्नी का कारक शुक्र होता है। अगर किसी मेल की शादी में दिक्कत आ रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो शुक्र की पोजीशन खराब हो सकती है। रही बात लव मैरिज की, तो प्रेम का विचार भी शुक्र से किया जाता है। यदि शुक्र कुंडली में अच्छा हो तो ऐसे लोगों की लव मैरिज ईजिली हो जाती है। कुंडली के 1st हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में शुक्र देखने में अगर मिलता है, इनफैक्ट 3rd हाउस में भी कुछ केसेस में देखने में आता है कि ऐसे लोगों की लव मैरिज बहुत ईजिली हो जाती है। या इस शुक्र पर अगर किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप एंड होता है और उसके बाद में फिर लव मैरिज होती है। तो सर, जैसे अभी आपने बात की कि देरी हो जाती है विवाह में, जॉब कई बार बहुत देरी से मिलती है। लेकिन हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि संयोग है, जब होना है जब होगा। तो फिर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही तो भाग्य की महत्ता है कि जिस समय पर जो चीज़ लिखी है, जो मैंने अभी बोला, जब आपका जन्म हुआ, आपकी जन्म कुंडली बन गई और किस समय पर क्या होना है वो ऑलरेडी उस ईश्वर के द्वारा लिख दिया जा चुका है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये संपूर्ण आपका प्रारब्ध है। अगर आपकी कुंडली में, अगर आप ज्योतिषी उससे जाओ, देखिए एक होता है कि हर एक चीज़ को बहुत ऊंचे लेवल से देखना कि जब जो लिखा है वो हो जाएगा तो फिर आपको शायद ज्योतिष की भी ज़रूरत ना पड़े, बट उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ तुम्हारी 38 की एज में शादी होगी तो आज के बाद यहाँ आएगा नहीं, है ना। तो ये एक बात होती है। लेकिन अगर आप कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हो तो जब किसी कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, जैसे शनि को कहते हैं स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होने के चलते सूर्य का प्रकाश शनि तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से सूर्य की परिक्रमा करने में शनि को समय लग जाता है। तो इस केस में शनि जो होता है वो मतलब 30 साल में एक राशि को चेंज करता है वो। तो जब शनि का प्रभाव किसी का 10th हाउस पे होगा, उसके करियर ग्रोथ स्लो होगी, 7th हाउस पे होगा, उसकी शादी स्लो होगी। लग्न पर अगर शनि का प्रभाव है, चंद्रमा पर यदि शनि का प्रभाव है तो उसकी लाइफ की हर एक चीज़ स्लो हो जाएगी। तो ये स्लोनेस को डिफाइन करता है। बाकी संयोग ही जो है, हम कहते हैं ना कि शादी का योग आ गया है आपकी कुंडली में वो दशाओं से, तो वही संयोग है। आम बोलचाल की भाषा में वो संयोग है और कुंडली की भाषा में उसको योग के नाम से संबोधित किया जाता है। सर, जैसे अगर बोलें तो कई बार घरों में बहुत कलह रहती है या नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में क्या समाधान है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का 4th हाउस पीड़ित है, 4थे भाव से आपके घर का, आपके स्वदेश का विचार किया जाता है। 4थे भाव से अगर पापक ग्रहों का संबंध बने, जैसे सूर्य का, शनि का, मंगल का, राहु या केतु का भी, केतु को तो खैर उसमें इन्वॉल्व नहीं करते इन 4 प्लैनेट्स का, और पक्ष बल से कमज़ोर चंद्रमा, जैसे अमावस्या के करीब का चंद्रमा जो होता है, अगर वो 4th हाउस से रिलेशन बनाता है, या मेनली सूर्य, मंगल और शनि या राहु,
तो ऐसे व्यक्तियों के घर में कलह का वातावरण बनता है कई बार। या तो वो व्यक्ति खुद ही कलह क्रिएट करता है या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि कलह का वातावरण बनता है। इसमें वास्तुशास्त्र का भी रोल आता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो आपका एरिया है वहाँ पे पूजन स्थल होना चाहिए, बट वहाँ वॉशरूम बना दिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे नेगेटिविटी आपके घर पे आ जाती है। या कई बार नज़र लग जाना, केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से घर में कलह की स्थिति निर्मित होती है। इसके लिए सिंपल से, अगर किसी घर में आपको बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी है तो ईशान कोण से बाथरूम और सीढ़ी को हटाने का प्रयास करना चाहिए। ईशान कोण में आपका मंदिर हो, घर का एक पूजन स्थल हो, वहाँ सुबह शाम एक घी का अगर दिया जलता है तो भी घर की कलह में काफ़ी हद तक कमी आती है। और अगर इससे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक स्टेप आप ऊपर जाके घर के ईशान कोण में एक कील ठोकिए, एक रुद्राक्ष की माला वहाँ टांगिए और रोज़ सुबह शाम उसमें घी का दिया जलाइए। काफ़ी हद तक ग्रह कलह की शिकायत कम होगी। अगर इसके बाद भी नहीं हो रही है तो फिर हमको जन्म कुंडली पर जाना होगा कि किन ग्रहों की वजह से, किन दशाओं की वजह से फिर उस ग्रह के स्पेसिफिक उपाय जो होंगे, जो सबसे नहीं कराए जा सकते हैं। जैसे होता है ना कि डायबिटीज़ की दवाई उसको ही दी जाएगी जिसको डायबिटीज़ है, तो जन्म कुंडली को देखना होगा अगर उस कुंडली में कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी रेमेडीज़ करते हैं। तो सर हमें कुछ ऐसी टिप्स दीजिए और हमारे व्यूअर्स को भी कि हम अपनी दिनचर्या में ऐसे क्या बदलाव कर सकते हैं जो हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति या हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे। जी देखिए, सबसे पहले तो यदि आप ग्रामीण परिवेश के उसमें देखते हैं जो पहले हुआ करता था, उससे हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते थे। वहाँ पर आप देखेंगे 8 बजे के बाद में सब कुछ बंद है, 9 सवा 9 तक लोग सोने चले जा रहे हैं, मैक्सिमम 10 बजे तक लोग सो जा रहे हैं। आपने अपना चंद्रमा को ठीक कर लिया। आज की डेट में लोग 1:30 2 बजे तक रात में जाग रहे हैं। जो व्यक्ति काम के सिलसिले में जाग रहा है वो ठीक है, क्योंकि देश काल परिस्थिति का रोल वहाँ आता है। बट अगर आप फालतू में मोबाइल चला रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आपका कोई मतलब नहीं है रात को जागने का, फिर भी आप जाग रहे हो, आपने अपने चंद्रमा को वहाँ ख़राब कर लिया। फलतः आपको मानसिक अशांति, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी बनी रहेगी फिजूल में भी। छोटी सी बात में आप जल्दी घबरा जाओगे। जो लोग देर रात तक जागते हैं फिजूल में, काम से जो जागते हैं, उनका मन दूसरी जगह इन्वॉल्व है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। समय पर सोया जाए, समय पे उठा जाए। देर अगर सूर्योदय के बाद तक आप सोते हो तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब होता है। सूर्य के कमज़ोर होने से पिता के साथ में रिलेशंस खराब होते हैं सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है, करियर में बॉस के साथ में कमी आती है। आप बहुत अच्छा करोगे, रिकॉग्निशन कोई और लेकर के चला जाएगा। आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता। कई बार ये सूर्य की कमज़ोरी से होता है। तो सही समय पर सोना और सही समय पर जागना, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने ग्रहों को इस तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली में 70% परेशानियों का कारण है। आप ऐसे सोच समझ सकते हो इसको। चंद्रमा आपका मन है, 35% परेशानियों का कारण यही है। कई बार परेशानी बहुत छोटी सी होती है, बट उसका आपका रिस्पॉन्स रेट उस परेशानी को बहुत बड़ा बना देता है। और कई बार परेशानी बहुत बड़ी होती है, बट आपका रिस्पॉन्स रेट उस परेशानी को बहुत छोटा बना देता है। 35% चंद्रमा, बाकी का जो बचता है आपका 35%, वो सूर्य के उसमें। कई बार कॉन्फिडेंस के थ्रू आप कई जंग को जीत जाते हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जब हम लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, कुछ नहीं आता था उनको वाइवा में भी, बट आँख में आँख डाल के जा करके बोलते थे और निकल जाते थे। तो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा। तो सूर्य और चंद्रमा 70% प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व हो जाएंगी। फिर प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, हम सनातन से जुड़े हुए हैं तो हम पूजा पाठ अपने ईश्वर का, तो क्योंकि एक सुप्रीम पावर तो एक ही है, सबको अपने धर्म के अकॉर्डिंग शास्त्रीयोचित कर्म थोड़े बहुत करने चाहिए। ग्रेटिट्यूड फील करना, ईश्वर के साथ में थोड़ा सा समय बिताना, इससे भी आपके कई ग्रह अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। एक बहुत आसान उपाय है गाय के साथ में थोड़ा सा समय बिताना, गाय को कुछ फीड कराना। स्ट्रीट डॉग्स को कुछ अगर आप फीड कराते हो तो आपके शनि राहु इससे ठीक होते हैं। गाय की सेवा से, गाय में कहते हैं कि मतलब 1 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो गौ सेवा करने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। आपके बुध और शुक्र ठीक हो जाते हैं। जो गाय की पीठ का आप देखेंगे कि उठा हुआ भाग रहता है, उस पर हाथ फेरने से आपके गुरु ठीक हो जाते हैं। जिनको शादी में प्रॉब्लम आ रही है वो गौ सेवा कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा उपाय है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत बच्चों की शिकायत होती है, पेरेंट्स की शिकायत होती है, गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके वो स्नान कर सकते हैं गुरुवार के दिन। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके वो पढ़ें, ईस्ट की तरफ उनका फेस हो, नॉर्थ की तरफ उनका फेस हो। पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया जाए, प्राणायाम किया जाए। जो हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है उसमें नित्यक्रम पूजा प्रकाश, उसमें बताया गया है रेचक, कुंभक और पूरक, इस प्राणायाम के विषय में बताया गया है। जो भी व्यक्ति प्राणायाम करता है वो सभी तरह के रोग से, मानसिक अशांति से बहुत हद तक बच जाता है। तो ये कुछ सामान्य उपाय हैं जिनको हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐड कर सकता है।
जो हल्दी वाला उपाय मैंने बताया है वो ज़रूर थोड़ा सा, जिसकी कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावी है या शुक्र डोमिनेटिंग है, उनको करने से बचना चाहिए। लेकिन बाकी जो उपाय हैं वो हर व्यक्ति कर सकता है। सूर्य को जल देना, ये पहले हर कोई करता था। आजकल इस विषय पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आजकल लोगों ने एक नई चीज़ निकाल दी है, या ज्योतिषियों ने ही निकाल दी है, अब जानकारी का अभाव भी आप उसको बोल सकते हैं, या सही गाइडेंस उनको उस समय पर नहीं मिला। सूर्य को जल हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, चाहे आप 12 बजे ही क्यों ना दो, ना से हाँ भला, आप एटलीस्ट दो। सूर्य को जल देने से आपके सूर्य ठीक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य उच्च का है, आप सूर्य को जल मत दो। सूर्य आपका बहुत प्रभावी, आप सूर्य को जल मत दो। मेरा खुद बर्थ संडे के दिन हुआ है और मैं लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, कि 5 वर्ष की उम्र से मैं सूर्य को जल दे रहा हूँ। तो इससे कुछ भी नहीं होता। सूर्य को जल देने से नुकसान नहीं है, आपको पॉजिटिविटी ही देखने में मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस एनहेंसमेंट होगा और लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। अगर आप अब ऐसा नहीं है कि 4 दिन दिया और 5वें दिन कोई प्रभावित नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सूर्य को जल हर व्यक्ति को देना चाहिए। सर, जैसे आपने मानसिक अशांति की बात की, मेंटल स्टेटस की बात की, तो आज के दौर की बात करें, जो इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, भागा दौड़ी का दौर है, और स्पेशली युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस से, मेंटल उससे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे टिप्स दे दें हमारे व्यूअर को कि हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जो हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। वही है, सबसे पहले समय पर सोया जाए, और गौ सेवा, तीसरी चीज़ थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन करें। रेचक कुंभक पूरक कर पाएँ तो बेस्ट है, अगर वो कर लेते हैं तो किसी और उपाय की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत डिफ़िकल्ट प्राणायाम होता है, तो अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर ज्योतिषी उससे देखा जाए तो पूर्णिमा का व्रत करना, पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य देना, जिस तरह से सूर्य को जल से दिया जाता है वैसे चंद्रमा को इससे, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक करना, इससे भी चंद्रमा की परेशानियां कम होती हैं। वैसे अगर समय पर सोया जाए तो काफ़ी हद तक परेशानियां उसी से कम हो जाएंगी। सोते समय मोबाइल, टीवीज़ को पास में ना रखें, टीवी वाले रूम में ना सोएं। मोबाइल को थोड़ा सा अगर आप दूर रखते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें राहु हैं, और जहाँ भी राहु आता है चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, तो आपका मन अशांत होता है। मन अशांत है मीन्स चंद्रमा पीड़ित है, और 90% ऑफ द चार्ट्स में आज की डेट में चंद्रमा पीड़ित दिखता है आपको। सर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे होते हैं, या हम अच्छा ही सोचते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन हमारे इंटेंशंस नहीं होते हैं उस तरह, लेकिन लोग नेगेटिवली ले लेते हैं चीज़ों को, या फिर हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो सर, उसके लिए क्या समाधान है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो बुराई भी उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। 10th हाउस में राहु हो, 10th हाउस में सूर्य हो, या 10th हाउस में मंगल हो, ये पापक ग्रह ज़रूर है, या सूर्य मंगल को तो क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन क्रूरता भी पापक के इक्विवेलेंट ही आ जाती है। जब सूर्य मंगल या राहु 10th हाउस में हो तो उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर होती है जिससे लोग थोड़ा सा जलते भी हैं, क्योंकि पापक ग्रह है ना, अगर गुरु होगा तो उससे लोग जलेंगे नहीं। ये 3 ग्रह, और इसी भाव से जनता का विचार होता है। इसी वजह से जनता जब आपके मन में या आपको लेकर के गलत चीज़ को सोचे या आपसे जलन की भावना रखे, तब आपके पीठ पीछे कई लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। कुंडली में आपका सूर्य यदि पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपकी, वही मैंने कहा ना कि आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता आपके काम का, आपने काम किया, क्रेडिट कोई और ले गया, तो सूर्य को थोड़ा सा ठीक किया जाए। दूसरी चीज़ जो है कि आपको सबसे पहले चंद्रमा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस से भी जनता का विचार होता है, और आपका मन, लोग आपके बारे में बहुत बातें बोलेंगे जब आप निकलोगे, लेकिन उसको आप कितना अपने ऊपर ले रहे हो, इस पर भी कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो 4th हाउस का कारक चंद्रमा होता है, चंद्रमा को थोड़ा ठीक करेंगे तो उनका मन जो है वो मजबूत होगा। चंद्रमा को ठीक करने के जो उपाय मैंने पहले बताए उनको किया जाना चाहिए। और ये प्रॉब्लम अक्सर बहुत से लोगों की होती है कि पीठ पीछे उनकी बुराई हो रही है, या वो करते अच्छा हैं बट उनका लोग अच्छा नहीं करते, तो कलयुग है, उसका थोड़ा सा प्रभाव है। लेकिन आपको, अगर आप शास्त्रोचित कर्म कर रहे हो तो इसमें हम ज्योतिष में ये चीज़ भी बोलते हैं, लोगों को बताते हैं, ये भी प्रमाणित है कि यदि आप का कोई बुरा कर रहा है, आप किसी का हित कर रहे हो तो आपका पुण्य बढ़ रहा है, और अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो आपका पाप कटता है और उसका पुण्य का क्षय होता है। तो जो भी व्यक्ति अगर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर रहा है, निंदा कर रहा है अगर आपकी, तो कहीं ना कहीं उससे आपके पुण्य की वृद्धि ही हो रही है। अब YouTube चैनल पर कितने लोग कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स लिख करके, अब आप सबको ध्यान में अगर रखोगे, क्योंकि दोनों तरह की बातें होंगी, अगर आप जाओगे, एक सिक्के का एक पहलू नहीं हो सकता ना, तो दोनों चीज़ें होंगी। ये भी है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा किसी का हित करते हो तो आपको समझना चाहिए, अगर आपने किसी का 1 बार हित किया, 2 बार हित किया, उसके बाद भी वो गलत कर रहा है तो फिर वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाती है, फिर आपको उस डायरेक्शन में जाने से बचना चाहिए। और ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य और चंद्रमा को अगर ठीक कर लेंगे तो इस प्रॉब्लम से बहुत हद तक बच जाएंगे।
सर जैसे ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे घर में पीपल का पेड़ उगाया है तो उसमें बरम का वास होता है, या ब्राह्मण को उसे नहीं निकालना चाहिए उस पौधे को, या उल्लू अगर घर के आसपास है, चमगादड़, तो उसको लेकर भी कई मान्यताएं हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, पीपल के पेड़, ये एक पहले के समय पे ये चीज़ें हुआ करती थी कि पीपल का पेड़ अगर घर पर है, अब देखिए अभी अगर घर पर है आप उसको नहीं हटाओगे तो वो आपके घर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। पीपल वृक्ष, बरगद का वृक्ष, केले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये सब देव वृक्ष में आते हैं, इनको काटने से बचना चाहिए। लेकिन यदि आपके घर अगर आपकी कार में डॉग चढ़ करके बैठेगा और नीचे पानी है तो आप तो उसको उतारोगे ही ना, क्योंकि आपकी वो गाड़ी, आप अपने घर की सुरक्षा के लिए उस पेड़ को हटा सकते हैं। आप अगर स्वयं से नहीं हटाना चाहते तो जो हटाने वाले हैं उनसे हटवाइए, और उसको हटा करके इस तरह से हटाया जाए कि उसको आप दूसरी जगह प्रॉपरली प्लांट कर दो। बाकी ये भी शास्त्र कहता है कि घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, तो अगर निकल आया तो उसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपके घर को नुकसान पहुंचाएगा। तो घर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि उस घर की सुरक्षा के लिए आप उसको हटा सकते हो। उल्लुओं का दिखना तो शुभ माना जाता है, लक्ष्मी प्रदायक होता है। दिवाली इत्यादि में उल्लू दिख जाए तो काफ़ी इसको शुभ माना जाता है। चमगादड़ के घर में होने से थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, परंतु जिस वृक्ष में चमगादड़ का वास होता है उस वृक्ष की लकड़ियाँ, उस वृक्ष की पत्तियाँ, तंत्र शास्त्र में इसका बहुत उपयोग है और ये उपाय के लिए यूज़ की जाती हैं। तो घर में अगर चमगादड़ हैं तो उनको हटा देना चाहिए, वो नेगेटिविटी का कारण बनती हैं। कुछ ऋषियों के मत में ये मृत्यु की सूचना को भी प्रदर्शित करती है। मृत्यु ज़रूरी नहीं है कि सांसों का बंद हो जाना। एक विद्यार्थी की यदि पढ़ाई छूट जाए तो उसके लिए वो मृत्यु है, मृत्यु तुल्य कष्ट है। एक युवा की अगर जॉब चली जाए तो उसके लिए वो मृत्यु तुल्य कष्ट है। एक जो कपल है उनकी अगर मैरिड लाइफ टूट जाती तो उनके लिए भी वो मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो ये नेगेटिविटीज़ को लेकर के आता है। तो चमगादड़ को अगर घर में वो हैं तो उनको निकालना चाहिए, नेगेटिविटीज़ आती हैं उससे। तो सर जैसे हमारे घर में अगर नेगेटिविटीज़ हैं तो हम कैसे मेजर करें कि मतलब नेगेटिविटी आ रही है और हमें क्या बदलाव करना चाहिए हमारे घर में, हमारी दिनचर्या में, कि हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें? यदि किसी का स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती में ख़राब है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, पहले वैसा नहीं था। घर के लोग एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा, उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है उसको, या ज़रूरत से ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ लोग होते हैं कि वो नहाना प्रेफर नहीं करते हैं, सात्विकता से दूर हटते जा रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिविटी हो रही है और फिजूल की कलह हो रही है घर में, ज़बरदस्ती की लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में जहाँ नहीं होनी चाहिए। बात छोटी सी थी, खिंच करके बात का बतंगड़ बन गया। इस तरह की स्थिति अगर रेगुलर वे में हो रही है, संडे को तो सबके घर पे हो जाता है, अगर रेगुलर वे में हो रही है तो फिर आपको इसको समझना चाहिए कि नेगेटिविटी है। तो घर में पूजा इत्यादि, हवन इत्यादि होते हैं। ये जो अभी समय चल रहा है, जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाली है, ये पूरा समय ही इस तरह से बनाया गया है कि अब जैसे गणेश जी आएंगे, फिर पितृपक्ष आएगा, फिर नवरात्रि आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि होते हैं। तो इससे भी घर का माहौल बहुत हद तक पॉजिटिव होता है। तो पूजा पाठ घर में होती रहे। हनुमान चालीसा का पाठ अगर नित्य घर में होता है तो नेगेटिविटी उस घर में नहीं होती है। लोबान का धुआं घर में किया जा सकता है। मैं ऐसे ही सिंपल उपाय कई लोगों को बताता हूँ और उससे लोगों को रिजल्ट देखने में मिलते हैं। बिल्कुल चीज़ें हैं। अब बड़े रूप में भी होता है, जब कई बार बहुत बड़ी चीज़ें हैं तो उतारा प्रयोग इत्यादि कराए जाते हैं, बट वो किसी ज्योतिषी की या किसी आप ये कह सकते हो कि एक्सपर्ट की देखरेख में करनी चाहिए उन चीज़ों को। ये बेसिक चीज़ें हैं, इससे ही लगभग नेगेटिविटीज़ कम हो जाती हैं। बाकी वो जो रुद्राक्ष वाला मैंने रेमेडी बताया है उससे भी नेगेटिविटी काफ़ी कम होती है। यश जी, ये बताइए कि अगर जैसे मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ पा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी कुंडली में योग ना होते हुए भी मैं जो मनचाही नौकरी चाहती हूँ वो मुझे मिल सके? कि मैं कुछ आपको समाधान बताएं और उन समाधानों या उपाय करके योग ना होते हुए भी क्या मुझे वो मेरी मनचाही जॉब मिल सकती है? ऐसा पॉसिबल है? यहीं बदलने की बात आ गई ना। यदि आपकी कुंडली में कुछ चीज़ नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी, आप किसी भी उपाय को करो। यदि कोई आपसे बोल रहा है तो वो अंधविश्वास का पार्ट है। आपको वही चीज़ मिल सकती हैं जो कि आपके भाग्य में लिखी हैं, जो कि आपकी जन्म कुंडली में लिखी हैं। उसमें यदि किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो उनके उपाय किए जाते हैं। यदि कोई चीज़ आपकी कुंडली में नहीं है तो आप कितना भी उपाय करो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। हर कोई मुकेश अंबानी नहीं बन सकता ना। उनकी कुंडली में जितनी वेल्थ है वो उस व्यक्ति को मिलेगी ही मिलेगी, और अगर नहीं है तो आप लाख उपाय कर लीजिए, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सर जैसे मुकेश अंबानी की बात की आपने, और उनका जो भी मूलांक है, जो भी राशि है, कुंडली है, तो उनके मूलांक, कुंडली, राशि, उनके ग्रह जो भी मतलब सेम मूलांक वाले जो होते होंगे, उनका तो सब सेम ही होता होगा। तो क्या वो लोग भी उस लेवल पे सक्सेसफुल होते हैं मूलांक एक वाले?
जैसे अंबानी जिस लेवल पे हैं और मेरी भी सेम अगर मूलांक 1 है, मेरी राशि भी वही है, तो हमारे सेम ग्रह नक्षत्र होते हैं, क्या हमारा मतलब जो फाइनेंशियली प्रोफेशनली ग्रोथ है सेम होगी? यहाँ पर प्रारब्ध का रोल आता है। एक प्लैनेट मल्टीपल फील्ड्स को शो करता है। जैसे अगर मंगल है तो वो आपको डिफेंस में भी भेज सकता है, पुलिस में भी भेज सकता है, इसमें आपका पॉलिटिक्स में भी भेज सकता है और इंजीनियरिंग की फील्ड में भी भेज सकता है। बुध अगर है तो बैंकिंग में भी भेज सकता है, ज्योतिषी भी बना सकता है, आईटी फील्ड में भी भेज सकता है। हर प्लैनेट डिफरेंट प्रोफेशंस को डिनोट करता है। हर व्यक्ति मुकेश अंबानी नहीं बन सकता उसी समय पर, जिस समय पर वो उन्होंने जन्म लिया था उसी समय पर एक व्यक्ति ने और जन्म लिया होगा, और हो सकता है कि वो उस लेवल पर आज नहीं ही होगा। तो यहाँ पर प्रारब्ध की वैल्यू आती है, प्रारब्ध की मान्यता है। ये ठीक, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्सन अगर कोई है या 2 टेलर्स की शॉप है, दोनों को एक शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला है, उनको कल शाम तक उस शर्ट को देना है। एक टेलर ने उस शर्ट की कटिंग कर ली, पूरा उसको प्रिपेयर कर लिया, सिर्फ बटन्स लगाना उसने छोड़ दी। दूसरे वाले टेलर ने कहा कि मुझे तो शाम को देना है, तो मैं कल आकर के करूँगा। नेक्स्ट डे दोनों ने शॉप को 10 बजे ही खोला, बट जो टेलर ए था जिसने पहले पूरा सब कुछ करके रखा था, उसकी 12 बजे तक शर्ट तैयार हो जाएगी, बट जो दूसरा पर्सन है वो 4-5 बजे से पहले नहीं बना पाएगा। तो अब देखने वाले क्या बोलेंगे कि इसने उस सफलता को पहले अटेन कर लिया, इसने नहीं, क्योंकि उसने पहले से करके आया था, मीन्स प्रारब्ध। तो मुकेश अंबानी जी का अलग प्रारब्ध है, बाकी लोगों का अलग प्रारब्ध है। जन्म कुंडली आपको दिशा दे सकती है। ज्योतिष शास्त्र कभी भी आंकड़ा नहीं बताता है कि मिलेनियर बनेंगे या नहीं, बिलियनियर बनेंगे या नहीं, कितना पैसा होगा। जहाँ पर भी बात क्वांटिफिकेशन की आती है, एस्ट्रोलॉजी आंकड़ा नहीं बताती है। वो आपको एक गाइडेंस दे सकती है कि हाँ, आपकी कुंडली में धन कमाने के योग हैं, धन की इतनी व्यवस्था आपकी कुंडली में है। अब कितनी है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आंकड़े की बात है, लेकिन अगर आप उस लाइन में आप उसमें एफर्ट्स करते हो तो बिल्कुल आपको धन की जो गति है, जो मिलनी चाहिए, वो मिल जाएगी। तो सर, जैसे हमें क्या अपनी कुंडली के हिसाब से ही अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए? और कई बार ऐसे भी कहते हैं कि डेस्टिनी है, जहाँ ले जाए, जहाँ पहुँच जाए। तो क्या ऐसा है कि हमें राशि कुंडली के हिसाब से ही प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए? यदि आप सही समय पर ज्योतिषी के पास पहुंच गए हैं कम एज में, तो आप बिल्कुल कुंडली के आधार पर प्रोफेशन को सिलेक्ट करिए कि इस प्रोफेशन में जाना आपके लिए अच्छा है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस कम आएंगे। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने कम लिखे होंगे तो आप सही समय पे ज्योतिषी के पास पहुंच जाओगे। अगर आपकी लाइफ में लिखा होगा कि 30 साल तक चैलेंजेस हैं, 31वें वर्ष से ठीक होना है और ज्योतिषीय उपायों से ठीक होना है, तो आप ज्योतिषीय उपाय से या ज्योतिष की गाइडेंस से वहां तक पहुंच जाओगे। ये सब चीज़ें ऑलरेडी निर्धारित होती हैं। अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग काम को करते हो तो वो ऐसा होता है कि धारा के साथ में तैरना। कई बार आप ऐसे प्रोफेशंस में होते हो, मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ जिनकी कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है, बट कुछ दशाओं की वजह से वो गलत प्रोफेशन में चले गए, जो कि प्रोफेशन उनकी कुंडली के प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता है, और एट द एज ऑफ 40 to 45 भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहीं पर अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो धारा के साथ तैर रहा है। अगर आप धारा के विपरीत तैरोगे तो अगर आप धारा के साथ जा रहे हो तो आपको हो सकता है 1 किलोमीटर को जाने में 5 मिनट लगें, और अगर आप धारा के विपरीत जा रहे हो तो 25-30 मिनट भी लग सकता है। तो अगर आप कुंडली के अकॉर्डिंग चलते हो तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर होता है, वो आपके लिए आपको सपोर्ट करता है। वो कुंडली में जो प्रोफेशन दिखता है वो मजबूत ग्रह को चुना जाता है सबसे पहले। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि मैं 9 ग्रहों में एक मुख्य ग्रह को देखता हूँ, उससे संबंधित कार्य व्यक्ति को कराया जा सकता है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, शेड्यूल में कौन सा ग्रह पावरफुल है, और भी कई सूत्र होते हैं। तो जो ग्रह आपकी कुंडली में पावरफुल है, इट मीन्स कि वो प्रारब्ध आप लेकर के आए हो, वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो आपको उस फील्ड में जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो अगर व्यवस्थाएं हैं, आप मानते हैं, तो कुंडली के अकॉर्डिंग एक बार कुंडली दिखाने में हर्ज क्या है, आप दिखा लीजिए। अगर आपकी इच्छा जो है आप उस पर करियर, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप आज सिलेक्ट कर रहे हो और फिर आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद बदल दो। करियर व्यक्ति चुनता है और पूरी लाइफ टाइम उसी पाथ को फॉलो करता है। तो एक बार कुंडली दिखा करके अगर आप उसमें जाओ तो आपको एक गाइडेंस मिल जाता है। हम करियर गाइडेंस लेने के लिए करियर काउंसलर्स के पास में जाते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। आप अपना एक ओपिनियन बना लीजिए, उसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस को भी शामिल करिए। अगर आप ज्योतिष के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को चुनते हैं तो इस बात की श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं आप जो प्रोफेशन आप चुनने जा रहे थे उससे ज़्यादा लेवल पर ग्रोथ करेंगे। आपने चूँकि समय की बात की, तो ऐसा कौन सा समय है जब हमें किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए?
ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि जब लोग ज़्यादा परेशान होते हैं तभी ज्योतिषी के पास जाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि 60% वही लोग होते हैं। कई लोग तो क्यूरियोसिटी के चलते भी आते हैं कि उनको अपनी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, उसके विषय में जानना होता है। तो आप बचपन में भी कुंडली को दिखा सकते हैं कि क्या हेल्थ इश्यूज़ आने वाले हैं, उसके आप उपाय कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। यदि आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप अपने आप ही पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है तो भी आप एक बार जाकर के कुंडली को दिखवा सकते हैं कि समय, क्योंकि देखिए एक टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप जाओ तो उसमें कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, विच शोज साइक्लिक पैटर्न ऑफ द लाइफ का पैटर्न हमेशा घूमता है। कभी भी एक स्थिति हमेशा लाइफ में नहीं रहती है, तो कभी भी स्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए जन्म कुंडली का एक बार अध्ययन कराना, एक आपको अगर पता है कि आप बहुत तेज़ स्पीड से जा रहे हो, जैसे आप लोग कार से अभी आए, आप बहुत तेज़ स्पीड से जा रहे हो, अगर आप आंख बंद करके चलाएंगे, सामने गड्ढा होगा तो गिर जाएंगे। बट अगर आपकी आंखें खुली हैं, आपको गड्ढा दिख रहा है, तो आप उससे बचने की कोशिश तो करोगे ना। तो आपको जब भी लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, गाइडेंस लेना है, किसी भी तरह की चीज़ लेना है, तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, जा करके आप दिखवा करके ले सकते हो। परेशान है तो फिर पहुँच ही जाते हैं लोग। जैसे सर मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जब हमें अपना करियर गोल डिसाइड करना है, तो आपने जैसे बताया कि कई बार कोई लिमिटेड पीरियड का एक योग होता है कि 4 महीने 6 महीने का, और कई बार लोग आते हैं जब ये योग निकल चुका होता है। तो जैसे जब हम बिल्कुल हमें ये पता करना है कि हमारे लिए कौन सा जॉब सूटेबल है, हमें किस फील्ड में प्रोफेशनली जाना है, तो हमें किस उम्र में आपसे संपर्क करना चाहिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी चाहिए? सबसे पहले तो जब 11th स्टैंडर्ड में लोग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसके पहले ही एक बार मिल लेना चाहिए। फिर जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हो, उस समय पर आपको मिल लेना चाहिए। कुछ लोगों का प्लान होता है कि हाँ उनको इंजीनियरिंग करनी है, बट किस ब्रांच में जाएं, CS में जाना है, EC में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, किस में जाना है, तो वो भी कुंडली से देख करके पता चलता है। तो करियर की शुरुआत के पहले ही, अब 1995 बॉर्न पर्सन यदि अभी आकर के पूछता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, तो उसके पास समय ही कितना बचा है। जब आप उस करियर को शुरू करने का परफेक्ट टाइम है, उस समय पर आकर के ही मिल लेना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का होता है कि उनको डॉक्टर बनना है, मेडिकल की फील्ड में जाना है, बट उनकी कुंडली में ही योग नहीं है, ब्लड से डर लग रहा है उनको, तो वो कैसे बनेंगे? ये कुंडली से चीज़ें पता चल जाती हैं। तो कम एज में ही अगर आप करियर का गाइडेंस ले लो, 6th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, क्योंकि 9th 10th आते आते 9th 10th स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते आपका इंटरेस्ट जो है वो भी समझ में आने लगता है। और आपकी कुंडली तो जन्म से मृत्यु तक एक ही है, उसके अकॉर्डिंग मिला करके, जैसे शुक्र है तो शुक्र एक्टिंग को भी शो करता है, सिंगिंग को भी शो करता है और मॉडलिंग को भी शो करता है। अब इन तीनों में अगर शुक्र बली है तो इनमें से किसी एक चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा, तो उसको लेकर के वो आगे जा सकता है। तो जब करियर चूज़ करने का टाइम है, उसी समय पर जा करके करियर गाइडेंस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी भी ले लेनी चाहिए। यस जी, हमारे ऑफिस में पत्रकार हैं नील तिवारी जी, और उनकी कुंडली में लिखा था कि वो इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उन्होंने IT से ग्रेजुएशन किया और इस समय वो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो क्या ये कुंडली, राशि, भाग और एस्ट्रोलॉजी विफल भी हो सकती है? नहीं, उनकी, अब मेरे केस में भी तो यही है ना, मैंने इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी, उसके बाद में मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपने जो प्रथम शिक्षा ग्रहण करी है उसको ही करियर बनाने का योग है या नहीं। कई बार 5th हाउस का शनि व्यक्ति को करियर में चेंज दे देता है, तो ये भी कुंडली के योग होते हैं। अगर उनकी कुंडली में इंजीनियर बनने का योग था तो उसने बना दिया, बट अगर उनकी कुंडली में हो सकता है कि उनकी दशा ऐसी आ गई हो कि वो जर्नलिज्म की फील्ड में हो, उन्होंने उसकी पढ़ाई कर दी, वो दशा, तो ये प्लैनेट्स आपको मजबूर करते हैं। ऑलरेडी ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, विफलता वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर। ये हो सकता है कि पढ़ने में कुछ गलती हो गई हो। शनि मंगल का संबंध जब होता है तो व्यक्ति टेक्निकल माइंडेड होता है, ज़रूरी नहीं है कि वह इंजीनियरिंग ही कर ले। शनि मंगल की युति से कई बार लोग इंजीनियर्स बन जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं। कई ऐसे लोग, अगर ITI आप कर रहे हो तो इंजीनियर तो नहीं हो रहे हो ना, बट टेक्निकल माइंडेड तो आप तब भी हो। कुछ लोगों को हम देखते हैं घर में ही होते हैं, बहुत जुगाड़ू होते हैं, कुछ भी चीज़ कर लेते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वो बना देते हैं जो कि बनाना मुश्किल, इंजीनियर नहीं है बट टेक्निकल माइंडेड है। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। अगर उन्होंने अपना प्रोफेशन को चेंज कर लिया है तो उनकी कुंडली में ये होगा कि इस समय पर इनके करियर में चेंज है, उसके योग होते हैं अलग से। जब कर्म की बात होती है, कर्म से ही फल मिलता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी या भविष्यवाणी, इन सब के सिद्धांतों का क्या अर्थ है फिर? देखिए, भाग्य से भाग्यम फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य फलीभूत होता है तो विद्या भी काम नहीं आती और पुरुषार्थ भी काम नहीं आता। कर्म भी आप तभी कर पाते हो जब आपके भाग्य में वो चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल,
यदि आपने कर्म किया, आपने मेहनत की, आप मेहनत करके 56 भोग की प्लेट आपके सामने लेकर के आ गए हो, ठीक है, बट आपके मुंह में छाले हैं या आपका पेट खराब है, आप नहीं खा सकते उसको। आपका भाग्य नहीं था, मैं ये कह देता हूँ, चलिए 1% आपका भाग्य नहीं था, वो चीज़ आपके खाने के लिए नहीं थी, आपने कर्म कर लिया बट आप खा नहीं पाए उसको। तो आप कर्म भी उसी चीज़ के लिए करते हो जो कि आपके भाग्य में लिखी होती है। प्रकृति हमको उन जगहों पर ही लेकर के जाती है, उन चीज़ों से ही गुजारती है जिसमें हमारा प्रारब्ध फलीभूत हो। हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, मैं इस बात को मानता हूँ। और मैंने अपनी इतनी कुंडलियाँ मैंने देख ली, लगभग 10-12 हज़ार कुंडलियों का अध्ययन मैं कर चुका हूँ, और ये चीज़ मुझे श्योर हो गई है कि प्रत्येक चीज़ लिखी हुई है। आप इसको नियतिवादिता भी बोल सकते हो, परंतु हर एक चीज़ लिखी हुई है और उसी के आधार पर चीज़ें हो रही हैं। यदि आपने कहा कि आपने कर्म किया, आपने कर्म नहीं किया, उसमें चीज़ लिखी हुई थी कि आपको इस समय ये चीज़ करनी है, उसने आपसे ये चीज़ करा ली। हम और आप आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज से पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट हमारा यहाँ बैठना लिखा था। क्या कर्म हुआ इसमें? बैठे हुए हैं हम, कर्म करा लिया गया ऑटोमेटिकली। ये वीडियो रिकॉर्ड होना लिखा हुआ था, कर्म हो गया। इसमें हमने क्या कर्म किया? वो चीज़ थी, अगर नहीं थी, कई लोगों के यहाँ नहीं हो रहा ना वीडियो रिकॉर्ड, तो वही बात है, जो चीज़ लिखी होती है उसी के अकॉर्डिंग आप कर्म करते हो। सर, जैसे बिजनेस के बिहाफ में अगर अब हम बात करते हैं तो इस फील्ड में सक्सेस रेट कितना है? डिपेंड करता है ज्योतिषी पर। ज्योतिष सिर्फ विद्या नहीं है, ये साधना का विषय है। आप बहुत सी बुक्स पढ़ लीजिए, ज्योतिष का ज्ञान आपको आ जाएगा, परंतु आपकी भविष्यवाणी कई बार सत्य नहीं साबित होती, या आप उस पर्सन के ऑरा को, उसके एनर्जीज़ को नहीं पढ़ पाते हो। कई बार कुंडलियाँ, जैसे अभी वही बात निकली थी ना कि अंबानी जी हैं, सेम वैसे ही, फॉर एग्जांपल, मुझे उनका चार्ट तो याद नहीं है, बट अगर हम देखते हैं उनके 10th हाउस में मान लेते हैं हम कि सूर्य बैठा है, तो ये सरकार में अच्छी पकड़ वाला बनाता है, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी और पर्सन की कुंडली में 10th हाउस में सूर्य हो और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो नॉर्मली, तो वो उस व्यक्ति का एक ऑरा होता है, उसका प्रारब्ध होता है, और आपकी कही गई बात कितनी ज़्यादा सत्य हो रही है। आप कितना भी कुंडली सामने वाले को दिखा दो, आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कुंडली से मतलब नहीं है। जो आपने पास्ट का बताया, जो आप फ्यूचर का बता रहे हो, जब आपकी कही गई बात सत्य होगी, यानी कि जब आपकी प्रेडिक्शंस ठीक होंगी, तभी आप इस फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। फिर दूसरी चीज़ होती है आपका एक्सप्लेनेशन। यदि आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों प्लैनेट्स अगर अच्छे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन, आपका समझाने का तरीका अच्छा होगा, आप आसान शब्दों में चीज़ों को समझा दोगे। सूर्य का मजबूत होना या मंगल का, इन दोनों में से किसी एक प्लैनेट का, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को उसका भविष्य बता रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोलना कि यही होगा, जब वो व्यक्ति बोलता है कि ये नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसको ऐसे भी आप ले सकते हो कि जैसे अभी कोई बैठा है, एक स्टूडेंट बैठा है, थोड़ी देर बाद आकर के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पर बैठ गए, तो वो अपनी फील्ड के महारथी हैं ना एक तरह से, तो जब वो प्रश्न करेंगे तो उनका लेवल अलग होगा, तो आपको उस लेवल के कॉन्फिडेंस तक जाना होगा। तो सूर्य की स्थिति होनी चाहिए। अगर ये प्लैनेट्स आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप नो डाउट सक्सेस हो जाओगे। स्लो होती है इस फील्ड में ग्रोथ, ये है। अगर रैपिडली आप इस फील्ड में ग्रो हो रहे हो तो गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपने प्रेडिक्शंस कम करी हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और अगर जा करके बताऊँ तो ये भाग्य का, एक तरह से आप कह सकते हो पुण्य का व्यापार है। आपने किसी को कुछ चीज़ बोली तो वो आपका पुण्य का उसमें क्षय होता है, उसके लिए आपको साधना करनी होती है, एक स्पिरिचुअल एंक्लाइनमेंट होना चाहिए। ज्योतिषी को कहा जाता है देवज्ञ। अगर हम सॉफ्टवेयर, जब मैंने ये सॉफ्टवेयर परचेज किया था तो उसमें आता है देवज्ञ का नाम, यानी ज्योतिषी का नाम। देवज्ञ मतलब देवता और आज्ञा, देवताओं की आज्ञा को बताने वाला, वो ज्योतिषी होता है। तो जो व्यक्ति देवताओं की आज्ञा को बता रहा है, अब देवता ऐसे किसी को भी तो अपनी आज्ञा बता नहीं देंगे ना, उस व्यक्ति को भी तप थोड़ा सा करना होता है। तप करने के बाद ब्राह्मण का कर्म कहा जाता है ज्योतिष को। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी ये बात कही है कि तप बल विप्र सदा बरियारा। तो जो व्यक्ति तप करेगा वही इस फील्ड में सफल हो सकता है। साधना इसमें बहुत ज़्यादा है। आपको किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जो ज्योतिषी साधनाएं हम कहते हैं, आपकी कुंडली के आधार पर ये साधना करनी होती है। अगर आप एक साधक हो और साधना के साथ साथ यदि आप ज्योतिष कर रहे हो तो देर से ही सही, क्योंकि इस फील्ड में ग्रोथ स्लो है, आप सफल अवश्य हो जाओगे। परंतु यदि आप बिना साधना के कर रहे हो, आप खुद वो एडवाइजेस को फॉलो नहीं करते हो जो आप लोगों को देते हो, शास्त्रोचित कर्म के हिसाब से यदि आप नहीं चलते हो, ईश्वर से आपका कोई लगाव नहीं है, सात्विकता यदि आपके अंदर नहीं है, तो आप इस फील्ड में सफल नहीं हो सकते। कितना परसेंट प्रेडिक्शन आपका सही होता है? ऐसा सुना है कि 70 to 80% प्रेडिक्शन ही सही होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, या किसी भी डिविनेशन एक्सपर्ट से हम सलाह लें तो 70 से 80% प्रेडिक्शन ही सही होते हैं।
तो क्या ये सच है? जी, नॉर्मली 70 to 80%। आपकी साधना यदि बहुत अच्छी है तो आप 85 to 90% तक भी जा सकते हो, क्योंकि आपको पूर्वाभास हो गया उस ग्रह स्थिति को देखकर कि नहीं, ये बंदा तो कर लेगा आपकी साधना। और 100% तो नहीं हो सकता। अगर 100% हो जाएगा तो वो ईश्वर बन जाएगा, वो देवता बन जाएगा ना। वो देवता की आज्ञा को बताने वाला एक कुरियर बॉय है ज्योतिषी, बस, और कुछ भी नहीं, जो देवता की आज्ञा को अपने यजमान तक, अपने क्लाइंट तक ट्रांसफ़र कर रहा है। तो देवज्ञ को देवज्ञ ही रखते हैं। 90% से ऊपर यदि कोई कहता है कि मेरी 100% प्रेडिक्शंस ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन आना चाहिए फिर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यश जी आपसे बात करके। अब सबसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमारे व्यूअर्स को आप कुछ टिप्स दे दीजिए कि अगर वो प्रोफेशनली ग्रोथ करना चाहते हैं, पर्सनली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने जीवन में जिनसे उन मतलब अपनी मनचाही जॉब मिल सके, पर्सनली ग्रोथ कर सके? सबसे पहला तो है कीप लर्निंग। आप हमेशा सीखते रहिए अपनी फील्ड से संबंधित। ज़रूरी नहीं कि ज्योतिष की फील्ड में, आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। अगर ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो आपका गुरु उतना प्रबल होगा। गुरु को ज्योतिष में ऊंचाई, मान सम्मान और भाग्य का कारक बोला गया है। जितना आपका गुरु पावरफुल होगा उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। गुरु को पावर देने के लिए कुछ उपाय मैंने बताए थे, जैसे हल्दी वाला उपाय है, मंदिर में जाके दर्शन इत्यादि करना, ये आप करिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं शुरुआत में, सूर्य, चंद्रमा, इनके उपाय यदि आप करते हैं तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। हाँ, बट मिलेगा उतना ही जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है, जितना आपकी कुंडली प्रॉमिस करती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारे एस्ट्रोलॉजर यश तिवारी जी ने बताया कि एक समय पर आप मिल सकते हैं। आपको प्रोफेशनली ग्रोथ चाहिए तो एक समय निर्धारित है, उस समय आप सलाह ले सकते हैं। अगर आप जबलपुर में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश में हैं तो आप यशराज तिवारी जी से मिल सकते हैं। हम उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनके इस ज्योतिष केंद्र का पूरा एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाएंगे। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी मुझे मिली। अभी तक तो फ़िलहाल ये ज्योतिष विद्या, हालांकि मुझे लगता है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और एक बार आप हमारे व्यूअर्स को अपना यहाँ का एड्रेस समझा दीजिए, वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरह आपसे मिल सकते हैं। जी, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो इस वीडियो में शो हो जाएंगी। यदि आप ज्योतिष से संबंधित और प्रोग्राम्स भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी विथ यशराज तिवारी करके। गूगल पर यदि आप लिखते हैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी जबलपुर तो आपको यहाँ का एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। यदि आप मिलना चाहते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट अवश्य ही बुक कर लीजिएगा। धन्यवाद सर। शुद्ध लोकल बिजनेस के आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है आप सभी ने बहुत सारे सवालों के जवाब को जाना होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाले और भी कई एक्सपर्ट और भी कई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी प्रथम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।